मस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, हर सू सदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी, लब पे अपने रहे नाराए हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़दा की है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारों का तू है सहारा अली, अली मौला अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, रमज़े बक़ाए हाशमी या अली अली अली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू आवर रमज़ान ट्रांसमिशन माह रमज़ान। ये एक खुसूसी ट्रांसमिशन है जो हम डिजिटल टीवी यूट्यूब पे हम आपके लिए लाए हैं, और ये फर्स्ट एवर पूरी कंप्लीट एक ट्रांसमिशन है जो हम प्रिंस मीडिया आपकी तरफ लाया है। हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन में कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए एवरीडे कोई ऐसा टॉपिक लाएं जिसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट कर सकें, अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, इन बातों से कुछ सीख सकें। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में डेफिनेटली रोज़ हमारे साथ होते हैं डॉक्टर मोइज़ जो उस टॉपिक को मेरे साथ डिस्कस करते हैं, हमारे साथ होते हैं आगा अब्बास साहब जो तिब्बे नबवी की टिप्स आपको देते हैं, और हमारे साथ होते हैं योगी वजाहत जो आपके साथ शेयर करते हैं अपनी योगा की नॉलेज। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं जवेरिया की, क्योंकि इस शो का और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ वो करती हैं अपनी नात के साथ। आज भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम डॉक्टर मोइज़ का डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी माह रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने तो आपने सिर्फ इतना करना है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है माइंड साइंसेस ऑफिशियल। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जिसकी तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा उनके नाम इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे, उनके पेजेस को लाइक करना है या फॉलो करना है, और इस रमज़ान ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप इस रमज़ान ट्रांसमिशन को शेयर करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस गिफ्ट हैम्पर को जीतने के लिए। और वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उन तक हम ये गिफ्ट हैम्पर तो नहीं लेके जा सकते, तो उनके लिए सिर्फ ये है कि उनको हम देंगे 23 अप्रैल को हमारी हो रही रेकी की वर्कशॉप ऑनलाइन वेबिनार पे। सो उसका फ्री वाउचर हम उन्हें देंगे जो विच इज़ वर्थ 16,500। रेकी के 3 लेवल्स वो डॉक्टर मोइज़ से कर सकते हैं। हम जाग तो रहे हैं, हमारी आंखें तो खुली हैं, तो लेकिन क्या हम बेदार हैं? इसी पर आज हम डॉक्टर मोइज़ से बात करेंगे कि सर क्या एज अ कौम हम जाग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असल में एक पुरानी फ़िल्म तो नहीं थी शायद, पाकिस्तानी फ़िल्म है जिसमें एक्टर नदीम, बड़ा मशहूर एक्टर, उसका एक डायलॉग है कोर्ट के अंदर, वो जाके जज से एक डायलॉग बोलता है। वो डायलॉग मैंने सुना तो मुझे हुआ कि आज हम इसी को टॉपिक लगा रहे।
रखते हैं क्योंकि ये हकीकत है। वो डायलॉग वो ये कहता है कि जज साहब, लॉर्ड माउंटबेटन ने फ़ोन किया नेहरू को 3:30 बजे रात को, यानी सुबह को, तो नेहरू सो रहा था। उन्होंने फिर कायदे आज़म को फ़ोन किया, कायदे आज़म जाग रहे थे। बड़ा हैरान हुआ कि भाई वो मैंने नेहरू को फ़ोन किया, वो तो सो रहा था और इस वक्त तो सोने का टाइम है, और आप कैसे जाग रहे हो? तो कायदे आज़म ने कहा नेहरू इसलिए सो रहा है कि उसकी कौम जाग रही है, मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि मेरी कौम सो रही है। वाह। बताना ये था इसमें कि कौम आज 70 साल से ज़्यादा हो गए, 4 जनरेशन नस्लें ख़त्म हो गई आपकी, कौम आज तक बेदार नहीं हुई। एक होता है सो के जागना, जिस समय आंखें खुली ना, मगर जो असल आंख है, जो इंसान के दिल और दिमाग की आंखें हैं, वो नहीं खुली। इस हवाले से पूरी कौम सो रही है, 70 साल से सो रही है, 4 नस्लें ख़त्म हो गई और अभी भी कौम सो रही है। और अगर ये कौम सोती रही और ये ना जागी तो अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा समझ में नहीं आता। जो हालात हम देख रहे हैं, रोज़ बरोज़ चीज़ें तब्दीली हो रही है दुनिया में। इस वक्त जो बड़े मुल्क हैं जो दुनिया को डोमिनेट करते हैं, उनकी तरजीहात चेंज हो गई है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो गई है। वो ममालिक जिनको हम तरक्की याफ्ता कहते हैं, उनमें से वो ममालिक जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी, अपने मफाद की पॉलिसी, उन मुल्कों की तरजीहात जो 50 साल पहले थी अब डिफरेंट हो गई, चेंज हो गई। पाकिस्तान का मामला ये है कि कुछ मुल्कों की कुछ प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह अगर आपकी आंख में एक रेत का जर्रा आ जाए कैसी तकलीफ होती है, बस पाकिस्तान उस रेत की जर्रे की तरह उनकी आंखों में तकलीफ दे रहा है उनको, तो वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर रहे। कोशिश उनकी ये हो रही कि किसी न किसी तरह ये पाकिस्तानी कौम सोती रहे, जागे ना। तो क्या करे जी, तालीम ना दिलाओ लोगों को ताकि उनको शऊर बेदार ना हो, वो अपने हुकूक ना जान सके, वो तालीम याफ्ता हो कि दुनिया में कोई नाम पैदा ना कर सके, कोई नई इन्वेंशंस पाकिस्तान में ला सके। तो जो अनपढ़ है उनको अनपढ़ रखो, ठीक है। उसके बाद हर साल पता चलता है जी कपास की फसल ख़राब हो गई, फला की फसल ख़राब हो गई। ये वो मुल्क है, मेरे ख्याल में इसको समझना चाहिए कि इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है पाकिस्तान की, और उसमें एक दौर था कि जब आपकी गंदम ज़्यादा होती थी, हर चीज़ ज़्यादा होती थी। अब क्यों नहीं हो रही? अब हर दफ़ा आपको इम्पोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? ये भी समझ से बालातर है। बहुत सारे ऐसे मामलात उरूज के जिसमें कौम को पता ही नहीं है कि उनके हुकूक क्या है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। कमाल की बात है कि उनको लूटा जा रहा है। मैं एक छोटी सी अगर कहानी बताऊं तो किस तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। मुझे याद है, आई थिंक डॉक्टर बकाई ने यह कहानी मुझे सुनाई थी। डॉक्टर बकाई, जिनकी बकाई हॉस्पिटल वगैरह, कहते एक जहाज़ था पूरा सोने का बना हुआ, या और उस जहाज़ में सारे लोग सवार हुए। ये पाकिस्तान था, ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा था, सुनहरे जहाज़ में। यानी सुनहरे जहाज़ से मुराद ये कि हर चीज़ थी उस पाकिस्तान में। ज़मीन अच्छी थी, मौसम अच्छे थे, लोग मेहनत कश थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो इस तरह जहाज़ जो था वो सोने का बना हुआ था। तो अब एक शख्स ने देखा कि इसमें तो सोने की कीलें भी है, स्क्रू भी है, कोई नहीं देख रहा, उसने एक कील निकाली और जेब में रख दी। अब वहाँ से पानी आना शुरू हुआ, उसने अपनी उंगली रख दी। साथ वाले ने देखा कि इसने तो एक निकाली, इसने 2 निकाली, 2 जगह से पानी है, 2 उंगली रख दी, किसी ने 4। फिर लोगों ने क्या किया, 10 की 10 कीलें निकाल के जेब में डाली और उंगलियां रख दी और चीखने लगे जहाज़ डूब रहा है, हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। ये जो आवाज़ें आप अक्सर सुनते हैं, ये दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को डुबोने की पूरी कोशिश की। अब ये मुल्क 27वें रमज़ान लैलतुल क़द्र के दिन मिला था हमें, अल्लाह ने हमें अता किया था, तो यकीनन अल्लाह की बड़ी रहमत है। मगर एक चीज़ याद रखना, अल्लाह भी एक वक्त तक हमें मोहलत देता है। जो कौम बेदार ना हो, जो कौम जागे ना, फिर अल्लाह अपनी रहमत उठा देता है। बिल्कुल। तो अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि अल्लाह ताला की रहमत हम पे से उठ जाए, क्योंकि हम जो हरकतें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि एक साइकिल चोर कर ले बेचारा, कोई गरीब आदमी, उसको मार मार के उसकी हालत ख़राब, वो थाने में बंद, वहाँ से उसको कोर्ट में ले गए, केस लगा, जेल चला गया।
और इतने बड़े बड़े लूट मार करने वालों को बिल्कुल। कोई नहीं पूछता। बिल्कुल, इनफैक्ट पूछता तो नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सारे लोग हिमायत भी करते हैं। आजकल हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं, हम फेसबुक बहुत आम है, सबके हाथों में, मोबाइलों में पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन इज ऑन द पाम ऑफ योर हैंड। आप हर चीज़ पढ़ सकते हो कि अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, और सॉरी यूके में क्या हो रहा है। और उस वक्त जब वो न्यूज़ पढ़ते हो, देखते हैं कि क्या स्पेस में इन्वेंशन हो रही है, कितनी फ्रंटियर उन्होंने क्रॉस किए हैं, मेडिसिन में कितनी इन्वेंशंस हो रही है, किस चीज़ों पे काम हो रहा है, क्या रिसर्च हो रही है, डीएनए पे क्या रिसर्च है, फाइनेंशियली वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या नई इजादात हो रही हैं। और हम जब अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें से हम यही सुनते हैं किस पार्टी ने किसी के बारे में क्या कहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारी कौम का जो शऊर है वो किस तरफ जा रहा है। हम जाकर देखेंगे आगा अब्बास आपके सेगमेंट को। जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर मोहित से पूछेंगे कि किसी भी कौम का या किसी भी इंडिविजुअल इंसान का शऊर को कैसे बेदार करते हैं। सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ एक ज़िक्र कर दूँ कि आज 19 रमज़ान है और जैसे कि शबें शुरू हो चुकी हैं और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अयाम, शहादत के अयाम आज से शुरू हैं और मौला को आज फ़जर की नमाज में शब ज़रबत लगी है। और चूँकि आपको पता है कि उससे एक दिन पहले जो मौला ने अफ्तारी की है 18 रमज़ान को, तो उसमें अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर मौला ने अफ्तारी की है। और उम्मे कुलसूम ने जब मौला की खिदमत में, अपने बाबा की खिदमत में अफ्तारी का सामान किया तो उसमें 3 चीज़ें थीं, दूध, खजूर और रोटी। तो मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, मेरे मौला ने अपनी बेटी से फरमाया कि ए मेरे लख्ते जिगर, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बाबा सिर्फ़ एक चीज़ से रोज़ा अफ्तार करता है और तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे कभी भी 3 चीज़ें नहीं रही हैं। तो मौला ने फरमाया कि बेटे इनमें से 2 चीज़ें तुम उठा लो। तो फिर मौला ने सिर्फ़ खजूर से अफ्तार किया। तो खजूर के बारे में मैं यहाँ ज़िक्र करता चलूँ कि मौला मुत्तक़ियान अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है खजूर के बारे में। तो मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले ये ज़रूर जान लें कि मौला मुत्तक़ियान ने खजूर के बारे में फ़रमाया कि खजूर नाश्ते में या अफ्तार में, जैसे अफ्तार आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज़ खाना, तो नाश्ते में सुबह आप खाना चाहें तो सहर में भी खा सकते हैं, अफ्तारी की शुरुआत भी इसी से कर सकते हैं। तो खजूर जो है, जिसमें इंसानी से तमाम जरासीम को, तमाम वायरसेस को, तमाम बैक्टीरिया को चुन चुन के हलाक कर देती है। और खजूर में बहुत सारी तवानाइयाँ मौजूद हैं। हार्ट के मर्ज़ के लिए खजूर बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है। अगर किसी को पल्पिटेशन होती है या किसी को चलने में सांस फूलता है तो उसको चाहिए कि 2-3 खजूरें सहर में ज़रूर खा लिया करें। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर कैंसर का मरीज़ कोई है, उसको खजूर खिलाया जाए तो उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। और अगर कोई चाहता है कि उसको ज़िंदगी भर कभी कैंसर ना हो तो वो अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में खजूर को शामिल रखे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने देखा आगा अब्बास साहब को, बड़ी ही खूबसूरत बातें करते हैं, बहुत ही खूबसूरत टिप्स हमारे साथ शेयर करते हैं इन रिलेट टू तिब्बे नबवी। और देखा जाए तो कितनी हमारे दीन के अंदर चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर ही कर देते हैं, या तो उसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते। हमने दीन को समझा कहाँ है? दीन हमारे नज़दीक कुरान पाक है, जिसको हमने उठा के एक ऊंची जगह रखा है। बरकत किताब है, बिल्कुल बरकत की किताब है। इसको पढ़ने से बरकत मिलती है, सवाब मिलता है, लेकिन असल मकसद कुरान पाक का पढ़ के समझ कर अमल करना है। सही। वो हम नहीं सर, करते। शऊर की वो मंजिल जहाँ पे हम बेदार हो जाएं, वो जर्नी कैसे करनी है? देखो, 4 नस्लें तो गई। अब हम आई होप जो लोग सुन रहे हैं उनके घर में बच्चे हैं छोटे, 1 साल के, 2 साल के, यहाँ पे आपने इस चीज़ को लाजिम करार देखना 2-3 चीज़ें। नंबर 1, हमारे घरों में ये हालत है आज इस वक्त
गैर जिम्मेदाराना रवैया माँ बाप का भी। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, खाना खाते हुए 1 साल के बच्चे को मोबाइल दिखा रहे, वो गाने सुन रहा है, वो जो भी सॉन्ग होता है, रिदम राइम कहते हैं उसको, राइम है, वो सुन रहा है और खाना खा रहे हैं। ज़रा बड़ा बच्चा है वो वीडियो गेम्स खेल रहा है। माँ जो है वो पाकिस्तानी ड्रामे देख रही है। बाप जो है उसको सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल है। वे जो लड़ाइयाँ होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी होती है, बड़ी इंजॉयमेंट होती है। ये उसी तरह होती है जिस तरह आप WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की आप मैचेस देखें तो आपको शायद हैरत हो, जो आप देखते हैं कि मारा, खून निकाल दिया, वो किया, उसी तरह मज़ा आता है ये भी देखने में। इसमें भी एक कुश्ती हो रही है। अच्छा सर, WWF नहीं रहा है, WWE हो गया। ओके, आई एम सॉरी, उरूज ने अभी मुझे कहा कि WWE हो गया। मेरे दौर में WWF होता था। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अच्छा, पहले फेडरेशन होता था। तो एंटरटेनमेंट है, तो एक्चुअली ये एंटरटेनमेंट है, इसको नूरा कुश्ती कहते हैं। हाँ। तो आप जो टीवी पे भी पॉलिटिकल प्रोग्राम देखते हैं उनमें से अक्सर जो है वो नूरा कुश्ती होता है। 12 एंटरटेन हो रही है पब्लिक, मगर ये नहीं पता देखने वाले को कि उसका स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, उसकी मायूसी बढ़ रही है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, उसके अंदर हिम्मत खत्म हो रही है, क्योंकि उसको लगता है जैसे कल तबाह हो गया सब कुछ। तो वो डीमोटिवेटेड भी हो रहा है, सप्रेस भी हो रहा है और एंग्री भी हो रहा है। एंग्री भी हो रहा है। तो अब ऐसा बाप बच्चे का शऊर कैसे बेदार करेगा जिसका अपना शऊर बेदार नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए, जागे हुए को जगा सकते हो, हाँ। सोए हुए को जगा सकते हो। आई एम सॉरी, फिर से कर रहा हूं, सोए हुए को जगा सकते हो, लेकिन जागे हुए शख्स को बेदार करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो जो शख्स खुद बेदार ना, वो बच्चे को बेदार नहीं कर सकता। तो पहले तो माँ बाप को बेदार। अब जो हम बातें करते हैं, इतने सारे हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ये कोशिश है हमारी, एक अदना सी कोशिश है, काविश है, अल्लाह ताला कबूल करे कि हम इनको सुनकर इवेंचुअली सोचना शुरू करें। बेदारी के अमल में पहला कदम जो होता है वो सोचना, और सही सोचना, और सोचने के बाद फिर उस पर अमल करना। हाँ। जैसे तुम देखो, अगर इस प्रोग्राम में हम जो हैबिट वाली काम कर रहे हैं वो बेसिकली यही है ना कि अगर आपकी एक अच्छी मुस्बत हैबिट हो तो इवेंचुअली वो हैबिट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज, रवैया चेंज होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सुना करे ऐसी बातें, और उसके बाद गौर व फिक्र करे। हम या तो नफ्सा नफसी के एक आलम में फंसे हुए, एक रैट रेस है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इन चीज़ों से हम निकल नहीं पाए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मगर हमने बिला वजह का कंपटीशन दूसरों के साथ किया हुआ है। जब इंसान अपने आप को बार बार दूसरों से कंपेयर करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। सही। जो इंसान अपने आप को बार बार किसी से कंपेयर करता है वो खुश नहीं रह सकता। बट यहाँ पे एक अजीब कंपैरिजन देखते हैं कि बहैसियत कौम हम समझते हैं हम बड़े ही अच्छे, मतलब भाई हम तो बहुत ही तुरम खाना है, हमने तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या कर लिया। स्पेशली जब आप फेसबुक या यूट्यूब पे जाके देखते हैं और कोई अगर आपकी कमियां आपको बता रहा हो कि आप में ये चीज़ कमी है या आप में ये चीज़ कम है, तो उसी वक्त हम फ्लेयर्ड अप होकर उसको या तो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बुरा लगता है, वही हरकत कर रहे हैं जिसके लिए किसी ने आपको तनकीद की है, लेकिन अगर आपको कोई और करता हुआ देखता है तो आप उस पर भी शुरू आते हैं। तो द थिंग इज़, आई थिंक एक रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कितना ज़रूरी है शऊरी बेदारी के लिए, हम आके डॉक्टर मोहित से पूछेंगे आफ्टर वॉचिंग योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। रमज़ान और सेहत के हवाले से हमारे प्रोग्राम में आज एक सवाल का जवाब देना है हमें, क्योंकि माशाल्लाह अब हमारी नशियात वहाँ आ गई जहाँ पे हमें सवालात भी आ रहे हैं, और आप जो देख रहे हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दरअसल ये महफिल आप ही के लिए सजाई है और आप ही इसके असल मेहमान और मेज़बान हैं। तो आपने जो हमसे पूछा है आज उसका हम जवाब दे देते हैं। नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ये सवाल एक शख्स का नहीं बल्कि कई अशख़ास की तरफ से हमें मुख्तलिफ़ अंदाज में पूछा गया। तो तमाम तर अशख़ास को और तमाम तर सवाल पूछने वालों को एक जवाब देते हैं कि जब मैं अपने काम पे जाता हूँ, ऑफिस जाता या जाती हूँ, तो बहुत थकन महसूस होती है। बात तो सही है, हम आम तौर पे खाना खाते हैं, उससे तवानाई लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, उससे तवानाई मिल जाती है। अब माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म के ताबे हम हलाल चीज़ों से दूर हैं, तो जहनी कैफियत तो ये कहती है कि क्योंकि खाया पिया नहीं है तो हम कमज़ोर हो गए। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो रब ने इस दौरान भी आपको खूब खाने पीने के लिए दी है और उससे रोज़ा भी नहीं टूट रहा, तो वो है ऑक्सीजन। अगर आप जब भी ये महसूस करें कि आप काम की जगह पे आम तौर पे भी थकन महसूस कर रहे हैं, तो नोट कीजिएगा कि आप अपनी ब्रीदिंग कम ले रहे हैं। आपको डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करना है। तो आइए
मेरा साथ दीजिए। और इसके अलावा भी मैं कुछ आपको थेरेपी बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के बारे में बता रहा हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी नॉर्मल सांस है, इसके लिए मैं हाथ के इशारे से उस डिस्टेंस को आपके सामने शो कर रहा हूँ जिससे आपको लगे कि मैंने सांस ली है। देखें, सांस ली, ये तो अंदर चली गई, और सांस निकाली। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज़्यादा गहरी सांस लूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा थोड़ा और दूर तक गया, वहाँ से सांस लेके आ रहा हूँ और दूर तक और देर तक सांस निकाल रहा हूँ। अब हम इसको टाइम के हिसाब से करते हैं, ठीक है? हाथ के इशारे से नहीं करेंगे, बल्कि हम टाइम, अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको 5 काउंट तक करता हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनहेल जो है 8 या 10 काउंट तक और एक्सहेल भी 8 या 10 काउंट तक करूँ, ठीक है? तो देखिए किस तरह ये नॉर्मल सांस मेरी है। मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब अब मैं करूँगा आपके लिए जो कि डीप है, तो ये होगा। अब मैं एक्सहेल कर रहा हूं। अब आप इससे अंदाजा कर लेंगे कि मेरी जो डीप इनहेल और एक्सहेल है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा सांस गहरी ले रहा हूं और ज़्यादा ही सांस निकाल रहा हूं। अमराज 2 तरीके से होते हैं, एक ऑक्सीजन की कमी से, जिसमें थकन, सुस्ती, याददाश्त का कम हो जाना, जहन का सही काम ना करना, और एक होता है जब आपके जिस्म में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान। और तमाम तर अमराज, जिनमें कैंसर जैसे अमराज भी हैं, वो हमारे जिस्म में टॉक्सिन के बढ़ जाने से होते हैं। इस ब्रीदिंग के ज़रिए ना सिर्फ आप ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, बल्कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम टॉक्सिन अपनी बॉडी से निकालते हैं। तो एक तरफ तो आप तवाना हो जाते हैं और दूसरी तरफ आप बहुत ही फ्रेश और सेहतमंद हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्राण, ये ब्रीदिंग जो है आपको बहुत तरोताज़ा कर देगी। दूसरी चीज़ जो चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप थक गए हैं, मीटिंग हो रही है और आपको झोंके आ रहे हों, तो आप अपनी छोटी उंगली को ज़ोर से दबा दें और थोड़ी सी देर बैठ जाएं। आप वैसे चाको चौबंद हो जाएंगे, और वैसे भी ये पेन किलर है। तो जिस्म में कहीं दर्द हो रहा हो, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है और हमें डॉक्टर के पास मरीज़ को लेके जाना है और हमारे पास कोई फ़िलहाल फ़र्स्ट एड नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम छोटी उंगली को अंगूठे से इस तरह दबाएं और उंगली को अंगूठे के इसके नाखून के पीछे रख लें, और जब मैं ज़ोर से दबाऊंगा तो खुद ही मुझे पता चलेगा। ये जो है चाको चौबंद कर देता है, और ये आप दोनों हाथों पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे करना है तो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आप नोट करेंगे कि कुछ ही देर में आप फ्रेश हो जाएंगे। अब क्योंकि ग़िज़ा मिल नहीं रही, तो हमें यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है ताकि हम काम के वक्त भी तरोताज़ा रहें। शुक्रिया। वेलकम बैक। और हम जिस तरह बात कर रहे थे शऊरी बेदारी की, तो उसके अंदर एक बात आती है कि क्या अपनी कमियों को पहचानने से ये शऊरी बेदारी का अमल जो है हम कर सकते हैं, हम बेदारी की तरफ जा सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे आपने किसी को बता दिया कि तुम्हारे शर्ट पे दाग है, नॉट इन अ जजमेंटल वे, लेकिन आपने उसकी उसके लिए बता दिया आपने कि उसके साथ अच्छा हो, वो कुछ अच्छा कर सके आगे जाके, ये तुम्हारी शर्ट पे दाग है, तो बोलेगा मेरी शर्ट पे दाग है, इसको छोड़, मैं तेरा शर्ट फटा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, इसके बारे में बताइए। आई विश टॉपिक बड़ा, इसको कहाँ तक लेके जाएं। वर्ड रियलाइजेशन बनता है रियलाइज से, और रियलाइज से पहले आता है रियल। रियल का मतलब है कि पहले आपने किसी चीज़ को सही जाना, सच जाना, असल जाना, और वो शुरू होता है अपनी ज़ात से। तो जब तक आप अपनी ज़ात में आपकी कमी, आपकी कोताही, आपकी कमज़ोरियों को नहीं जानेंगे, आप रियलाइजेशन के अमल से नहीं गुजर सकते। ठीक है, खुद शनासाई का अमल भी कहते हैं। अब अगर हम दूसरों के अंदर ऐब तलाश करेंगे तो हमें कभी अपनी खामी और गलती नज़र नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो ये जो हम बेदारी की बात करें, उस बेदारी में दूसरा प्रोसेस ये है कि इंसान अपने अंदर खामी तलाश करता है। वो किसी का बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया, सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास पे। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। हम लिबास कितना सही है, इस्त्री किया हुआ है, कोई बल नहीं है, हम अपेरेंट चीज़ों को जो एक्चुअल नज़र आती उसको जाते हैं, हम उसके परे नहीं जा पाते।
क्योंकि हमारी सोच ही बड़ी सतही सोच है, डेप्थ में नहीं आती कोई चीज़। और ये हमारा हाल है कि हम अपने अंदर नहीं झांकते। जब तक अपने अंदर झांकने की आदत नहीं डालोगे, कभी भी तुम बेदारी के अमल तक पहुंच ही, ये मुमकिन ही नहीं है। बेदारी नाम ये नहीं इस बात का कि तुमने कितने खिलाड़ियों को हरा दिया या कितने मेडल्स जीत लिए, दैट इज़ नॉट बेदारी। बेदारी शुरू होती है जब इंसान अपने आप को जानना शुरू करता है। सही। अच्छा, एक और चीज़ भी कि जब हम कमियों की बात करते हैं तो एज ए ड्राइंग रूम डिस्कशन जो हमारी होती है, घरों में हर घर में ड्राइंग रूम तो होता ही है, यहाँ ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, उसमें कहते हैं मुल्क का हाल देखा, हर कोई चोर है, हर कोई ये कर रहा है, हर कुछ वो कर रहा है। अब ये बात तो ठीक है, आप घर में बैठ के कर रहे हो। अब एक बाहर का बंदा आता है और आपको बोलता है यार आपके मुल्क में ये प्रॉब्लम है एंड लेट्स फिक्स इट। आई एम नॉट सेइंग सम अदर कंट्री, बट यू नो समबडी हुज कमिंग, बाहर रहकर आया, पाकिस्तान में आना शुरू हो गया, तो तुम्हें क्या पता, तुम तो बाहर से आए हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, तुम कभी पाकिस्तान में रहा करते थे, ज़्यादा मत बोलो। तो ये जो हमें अगर अपनी कमियों की रियलाइजेशन दूसरे की उंगली उठाने तक है, लेकिन ये भी तो हमें सोचना चाहिए कि वो जो सोसाइटी है वो मुझसे ही तो बनी हुई। अगर सोसाइटी में चोर हैं तो कहीं ना कहीं मैंने भी चोरी की होगी। तो ना वो एक मुझे बात याद है कि तुम्हारे अब्बास चाचा बताया करते थे, मुझे पूरी कहानी याद नहीं, मगर उसका कहना यह था कि एक साहब जो थे वो एक दावत में गए, तो दावत में उन्होंने खाना वाना खाया और उसके बाद लिफाफा जो है वो दूल्हे के हाथ पे रखा और जाने लगे, तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, देखा तो उसका दोस्त था वो। तो उसने कहा यार कहाँ बड़े दिन बाद मिले, बैठो। उसने कहा बस यार हो गया, अरे बैठो तो सही। उसने कहा पूरा केटरिंग का काम मैंने किया है, मतलब मैंने खाना बनाया। उसने कहा अच्छा क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसने उस दोस्त से कहा यार देख, मैंने कहा कि 2 दिन पहले मुझे किसी ने नकली नोट दिया था 5,000 का, तो तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने ये लिफाफे में डाल के सलामी दे दी। इसने कहा तुम किसी को बताना मत, ये जो मुर्गी तुम खाई है अभी, ये मरी हुई मुर्गियाँ मैंने पकाई थी। तो यानी एक से बढ़कर एक। और अगर आप जिस तरह लोगों पे उंगलियां उठाते कि वो गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं उस गलती में हम भी शामिल है, क्योंकि हमने उसके खिलाफ ना आवाज़ उठाई, ना उसको रोकने की कोशिश की। भाई चलता रहा, वो चलता ही रहा, सिर्फ बातों की हद तक हमने डिस्कस किया और हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए। जब वापस आएंगे तो हम डॉक्टर मोइज से बात करेंगे कि अगर हम कोई गलत अमल होते हुए देखते हैं अपने मुल्क में तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आस पास, अपने आस पड़ोस पर, अपने मोहल्लों में, अपने घरों में उस वक्त करना क्या चाहिए हमें, क्या हमें आवाज़ उठानी चाहिए या सिर्फ हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइज की हैबिट। जब हम वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड आईज आर ऑफ नो यूज, यानी जहन अगर नाबीना है, अंधा है, तो आंखें क्या करेंगी, आंखों का कोई काम नहीं। एक शख्स एक चश्मे की दुकान वाले के पास गया, वो कहा मुझे नजर नहीं आता सही, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। चश्मे वाले ने उसको बिठा दिया, अब मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज लगाना शुरू किए और कहा पढ़ा जाता है, कहता रहा नहीं पढ़ा जाता। उसने सारे लेंसेज लगा दिए। वो हैरान हो गया कि यार इतने लेंसेज लगाने के बाद भी तुम पढ़ नहीं सकते। उसने कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें किसी सर्जन के पास भेजता हूँ, वो कोई और टेस्ट करेगा आंखों का। बाहर ले आया उसको और उसने कहा कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो? उसने कहा जी मैं पढ़ना नहीं जानता, मैंने तो सुना था कि अगर चश्मा ले लो ना तो आप पढ़ सकते हो, तो मैं इसलिए चश्मा लेने आया हूँ। इसे कहते हैं व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड आईज आर ऑफ नो यूज। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा डॉक्टर मोइज की एक हैबिट। अगर आप भी चाहते हैं आपका बिहेवियर, कोई भी दुनिया में अच्छा बिहेवियर आपको पसंद है और आप चाहते हैं आप उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने लाइफस्टाइल के अंदर, सो 42 डेज तक उसको मुसलसल करिए और वो बिहेवियर आपकी हैबिट में तब्दील हो जाएगा और आप एक बहुत ही प्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट इट विल क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट। आप सोचो एक हैबिट चेंज करने से क्या होगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बट एक बिहेवियर चेंज करने से आपका पूरा सिस्टम, पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे, अक्सर हम देखते हैं जब ट्रैफिक में, मैंने भी ये बात बहुत दफ़ा बोली और मैं इस बात का, मैं कहती हूँ मुजरिम हूँ इस बात की, कि जब मैं किसी को आते हुए देखती हूँ रॉन्ग वे, खुद मैं रॉन्ग वे कभी नहीं जाती, बट मैं आते हुए जब देखती हूँ, मैं कभी कभी आप कहते हैं यार देख रॉन्ग वे आ रहा है और मैं कह देती हूँ आगे से यार सर एक ही बंदा आ रहा है, छोड़ो ना चलो ना कोई बात नहीं। ये जो एटीट्यूड है हमारा, छोड़ो ना चलो ना कोई बात नहीं, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, समहाउ हम भी गलतियां करते हैं और हम नहीं चाहते कि कोई हमें पकड़े तो हम किसी पे उंगली नहीं उठाते। देखिए जब कभी पहले तो एक चीज़ समझ लें, आज ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमा है ना, इसकी गहराई और इसकी डेप्थ को और इसके वज़न को समझे। इसका मतलब ये है, पहला हिस्सा कलमा का जो है वो बेसिकली हक की बात है
कि रब के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, कायनात में अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बेशक वो हक है। ठीक है, जब आप कभी जुल्म होता देखे, किसी मजलूम को देखे, किसी के ऊपर जुल्म होता देखे, किसी को गलत करता हुआ देखे, तो या तो आप उसे रोके अगर आपके हाथ में ताकत है, नहीं है तो कम से कम ज़बान से इजहार करे कि ये गलत है। वो भी नहीं कर सकते, सबसे कमज़ोर वो होता है कि आप अपने दिल में उसकी मजम्मत करें, मलामत करें और दिल से उस अमल को बुरा समझे। इस हद तक करना चाहिए, वरना फिर आपका दिल मुर्दा हो चुका है, आप में ईमान है ही नहीं, खाली ज़बानी कलामी ईमान था। तो हक के लिए खड़े होना, आप सोचे ज़रा, कायनात में इस हक के लिए जो कुर्बानी इमाम हुसैन और उनके साथियों ने दी, उसकी नज़ीर नहीं मिलती, कायनात में कभी नहीं मिलती। राइट, एग्जाम्पल अब मैच ही नहीं करती। अब हक को जानते थे ना, हक को पहचाना, तो सब कुछ लुटा दिया। हम हक के लिए बोल नहीं सकते, बोलना नहीं चाहते कि किसी को बुरा लगेगा, अरे यार वो मेरा दोस्त है, वो बुरा मान जाएगा, यार फला आदमी से मुझे काम है, मैं कैसे बुरा बोलूं। और तुम अक्सर मुझे रोकती हो जब मैं लोगों को रास्ते पर रोकता हूं, जब वो गलत था तुमको तो मत बोलो। वजह ये कि लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। रोकती हूँ कि अक्सर यहाँ पे कराची में होता है कि आपने रोका और उसने कोई ऐसी चीज़ निकाल ली जिससे वो आप पे हमला कर सकता है। मैं समझ गया। मैं अक्सर डॉक्टर मुझे कहता था रोड पे मत रोका करे किसी को, बिकॉज आपको नहीं पता किसी के पास क्या है। बट देन इवन देन ही स्टॉप्स, इनसे रॉन्ग वे खड़े हो। अच्छा, एक और चीज़ है, बच्चों को स्कूल लेने आते हैं। एक तो कराची में हर गली में स्कूल खुला हुआ है, आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान में हर गली में स्कूल होगा। एक तो वो भी दिखाते हैं एजुकेशन सिस्टम आपका कहाँ पे जा रहा है, लेकिन उसके अलावा उस स्कूल के बाहर जहाँ पे आप पहले तो स्कूल वाले जो बच्चों को तरबियत दे रहे हैं कि आप जी अच्छे शहरी बनो, पहली तरबियत तो स्कूल में ही होनी चाहिए आपकी, अच्छे शहरी बनो। अच्छा, उसी स्कूल के बाहर रॉन्ग पार्किंग करवाते हैं आप, करने देते हैं उनके माँ बाप को। अच्छा, अब माँ बाप जो ड्राइवर भेज रहे हैं या गाड़ी वाले या जो भी उनको पिक करने आ रहे हैं, खुद लेने आ रहे हैं, डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, एम्बुलेंस तक की जगह नहीं है। वो बच्चा एक जिम्मेदार शहरी कैसे बनेगा? मैं आपको बताऊं उसमें होता क्या है। स्कूल का मकसद है एजुकेशन फराहम करने, नहीं एजुकेट करना। एजुकेट तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर वो बच्चा एजुकेटेड होता तो वो अपने ड्राइवर को या अपने घर वालों से कहता कि भाई आप लोग जब आए तो गाड़ी दूर खड़ी करें, मैं पैदल चला जाऊंगा, पैदल आ जाऊंगा। अच्छा, अब आप चाहते नहीं आपका बच्चा पैदल चले, चाहे वो बेचारा मजदूर का बच्चा धूप में चले, किसान का बच्चा धूप, आपका बच्चा पैदल ना चले, गर्मी लगेगी, तो आपकी कोशिश होती है गाड़ी बिल्कुल गेट के पास खड़ी हो। दोस्तों, वो तकलीफ उठाते हैं लोग जो गुजरने वाले होते हैं, जिनके घर करीब होते हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब ये एजुकेशन तो हुई नहीं, क्योंकि अगर बच्चों को एजुकेट किया जाता, उसको सिविक सेंस दिया जाता, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, तो माँ बाप देते या स्कूल देती, ना स्कूल दे रही ना माँ बाप दे रहे, तो इसका मतलब है ना माँ बाप में शऊर है ना स्कूल के अंदर शऊर है। यकीनन स्कूल में कुछ, हाँ, इसमें स्कूल में डेफिनेटली कुछ ऐसे असातिज़ा होंगे जो चाहते होंगे, उनमें शऊर होगा, मगर वो मजबूर है। सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम पूरा का पूरा आपका सो रहा है, आपकी गवर्नमेंट सो रही है, आपकी आवाम सो रही है, आपकी पूरी रियासत सो रही है, और सारे के सारे बड़े खुश है। पता है क्यों? जब आप नींद में होते हो ना, तो आप ख्वाब देखते हो, ख्वाब में आप बादशाह हो, बिजली के पैसे ही ख़त्म कर दिए गवर्नमेंट ने, कोई टैक्स नहीं है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ये ख्वाब में मुमकिन है। जब आँख खुलती है तो हकीकत कुछ और होती है, तो कोई जागना चाहता ही नहीं है, क्योंकि हकीकत का सामना कर नहीं सकेगा। वही ऑस्ट्रिच की मिसाल है, शुतुरमुर्ग की मिसाल है कि जब कोई खतरा आता है ना तो वो हाथ पे, आंखों पे अपने हाथ रख देता है, राइट, या जमीन में अपना मुंह डाल देता है, जमीन में अपना सर डाल देता मट्टी में, कि और वो समझता है कि खतरा चला गया। उस बच्चे की मिसाल है जब उसको लगता है ना कि रात को बेड के नीचे कोई है या कोई जिन आ जाएगा हॉरर मूवी देखने के बाद, तो अपने आप को चादर में ले आता है ऐसे कि वो जिन चला जाएगा। तो हमारी मिसाल यही कि जब हमें कोई ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है, फौरन से अपनी आंखों पे हाथ रख देंगे, सर मिट्टी में डाल देंगे या फिर चादर ओढ़ लेंगे कि हमें लगेगा वो खतरा टल गया है या वो चीज़ खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम चीज़ों को फेस नहीं करते, और जब फेस नहीं करते तो वो जो इतनी सी प्रॉब्लम छोड़ी होती है ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइज से गोल्डन वर्ड्स, और जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर मोइज से पूछेंगे हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या करनी है इस मसले के अंदर, और शऊरी बेदारी हम में अगर थोड़ी सी भी आ जाए तो क्या उससे हम एक बड़ी रेवोल्यूशन ला सकते हैं, और क्या हमें एक कामयाब नेशन बनने के लिए एक बड़ी रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। सो कीप वॉचिंग। क्या आपको मालूम है, आपको सबसे ज्यादा दुख उस शख्स से महसूस होगा या मिलेगा जिसको आपने सबसे ज्यादा प्यार किया होगा। एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी आपको इतना दुख नहीं दे सकता जितना आपका एक चाहने वाला या जिसको आप चाहते हैं वो आपको दुख देगा। मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है,
इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता तवक्कुआत दुख देती है। जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी को अपना कहते हो, तो आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती है, और वो तवक्कुआत सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ देगी, कोई और नहीं देगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखे डॉक्टर मोइसी गोल्डन वर्ड्स, और हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ी थी। सर, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हमें क्या करनी चाहिए कि हम शऊरी तौर पे बेदार हो, या एक कोई छोटा सा स्टेप बड़ा चेंज लाएगा? देखिए जी, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली जो वही नाजिल हुई वो इल्म के हवाले से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वरना तौहीद की आनी चाहिए थी। तमाम अनबिया कराम पर अल्लाह ताला ने जो पैगामात भेजे, सहीफ़े भेजे, किताब भेजी, तो वो उसमें तौहीद का ज़िक्र के हवाले से ज़्यादा था, मगर यह इल्म का था। इल्म हक़ और बातिल में फ़र्क बताती है। बेशक इल्म नहीं होगा तो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं पता चलेगा। बिल्कुल। इसी इल्म को ख़त्म कर दिया गया ताकि फ़र्क पता ही ना चले। अगर आज चोर बादशाह है या एक गरीब आदमी जो है वो जेल में, इसकी वजह यह है कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि इल्म नहीं था। ठीक, इल्म जब आता है तो इंसान का शऊर बगैर इल्म के शऊर बेदार नहीं होता। इल्म से मुराद नहीं कि आपने बैचलर्स कर लिया, मास्टर कर लिया, दैट इज़ नॉट इल्म। इल्म से मुराद किसी चीज़ को जानना। मैं मिसाल दूँ आपको, हम सब जानते हैं कि आग जलाती है, ठीक है, तो आपका यकीन है कि भाई मानते हैं कि आग जलाती, ठीक। ये हाल हमारा है कि हम जानते हैं कि एक दिन क़यामत आएगी, हम जानते हैं कि अल्लाह हिसाब लेगा, हम जानते हैं कि अल्लाह हर चीज़ देख रहा है, लम्हे देख रहा है। अगर आपकी हाथ की उंगली आग में लग जाए और जले, उसमें और ये जानना कि आग जलाती है फ़र्क है। ये इल्म होता है, ये यकीन आ जाता है। यकीन आ जाता है। यकीन जब आ जाए आपको, तो क्या आप चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, रिश्वत देंगे, किसी का हक मारेंगे, क्योंकि आपको यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल। तो ये यकीन नहीं है, ये सिर्फ इंसान को ईमान है मेरा, मैं मानता हूँ, मेरा अकीदा है, रादर ईमान भी नहीं अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है। ये यकीन की मंजिल तक नहीं पहुँचा। तो पहली चीज़ तो ये कि इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने का मतलब यह है कि आप गौर व फिक्र करें, सोचें, अपने अंदर खामियां तलाश करें और देखें हमारे साथ मसला क्या। और दूसरी चीज़ जिस पे दीन इस्लाम ने बड़ी सख्ती से मुमानियत लगाई है, और उसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। कोई शख्स बुरा है, जालिम है, लुटेरा है, जस्ट बिकॉज आपकी बरादरी का है तो वो सही है, किसी और की बरादरी का है बाइस। तो ये जो बाइस किस्म का एक फैक्टर है। फिर ये कि कोई और ज़बान का है, कोई और रंग व नस्ल का है, कोई और फ़िरके का है, कोई और मसलक का है, तो वो गलत है, बाकी आप वाले सब सही हैं। तो ये जो चीज़ है, ये तासुब पसंदी, ये इंसान को सख्ती से मना कर दी गई। एक चीज़ याद रखना, सारी ज़िंदगी इबादत करें रब की, सारी ज़िंदगी रोज़े रखें, मगर अगर आपने हक़ सुब्हान व तआला को नहीं पहचाना, वो तमाम चीज़ें बेकार हैं। एक और चीज़ है कि इस्लाम एक, आई थिंक इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट इज़ द फर्स्ट, इट वाज ऑलवेज द फर्स्ट रिलीजन, द फर्स्ट रिलीजन टू एंड द स्लेवरी। स्लेवरी को जो एंड किया कि आप किसी की पसीना सूखने से पहले उसकी हुज्जत उसे दे दो। नहीं, वो स्लेवरी इस तरह हुई कि इंसान की उसकी मेहनत की कीमत वक्त से पहले दे देनी चाहिए, वक्त से पहले दे देनी चाहिए। उसमें स्लेवरी का सवाल नहीं। बेसिकली उस दौर, देखें हर दौर के कुछ तकाजे हैं। हाँ। आज आपको पेड मिल जाते हैं जिनको आप पेमेंट करते हैं और वो आपके लिए काम करते हैं। काम के बगैर माशरा नहीं चल सकता। उस दौर में एक और तरीकाकार होता था जिससे काम लिया जाता था। मगर जो पहला अल्लाह के पास एक ही दीन था, वो दीन इस्लाम था। सही कंप्लीट हुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर जब कुरान पाक आया और अल्लाह ने कह दिया कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। सही। आप जब किसी को अपने पास काम पे रखते हैं, ऐसे ही मेरी बात, जब आपने सारी बातें की तो उस पर ही आपने कहा ना, गरीब को उसका हक नहीं मिलता और अमीर सबके हक खा जाता है और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक मेरे बात जहन में आई कि जब आप किसी को किसी चीज़ की हुज्जत देते हैं, उसको उसकी सैलरी देते हैं, तो आप उसको उस काम की सैलरी दे रहे हैं वो जो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई काम करता है, आपके घर में सफाइयाँ करता है, आपके बच्चों का ड्राइवर है, या आप भी कहीं पे काम करते हैं, आप उसकी ज़िंदगी आपने नहीं खरीद ली, उसकी आपने इज़्ज़त नहीं खरीद ली है, आपने उसका वो एक बाप का मकाम, एक बच्चे का मकाम नहीं खरीद लिया है। लेकिन जब आप किसी को अपने पास काम पे रखते हैं तो आप ये सारी चीज़ें भूल के आप बिल्कुल फ़िरौन बन जाते हैं उसके ऊपर। देखें, याद रखना एक चीज़, मेरा एक जुमला याद रखना, जब आप किसी को तनख्वाह देते हो या उजरत देते हो या कमीशन देते हो,
वो उसके वक्त की या फिर उसके हुनर की देते हो, उसकी काम ज़ात की की नहीं आवाज़, देते, ज़ात की नहीं देते। ज़ात की नहीं देते रहे। तो हर आदमी काबिले इज्जत है, छोटा हो या बड़ा हो, किसी इंसान में फ़र्क ना करो। और सबसे फिर आज कह रहा हूँ, मरने से पहले, आखिरी सांस से पहले हक को पहचान लो, हक सुब्हानहू तआला पहचान लो। और कभी इंशाल्लाह वक्त मिला रमज़ान में ही तो मैं ये 3 प्रोसेस क्या है, जानना, पहले मानना, फिर जानना, फिर पहचानना, उस पर कभी बात करेंगे। आज तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया, सही। मगर प्लीज़ कौम जागो, जागो, क्योंकि अगर तुम ना जागो तो कब जागोगे। 4 नस्लें ख़त्म हो गई है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है, तमाम असातिज़ा से गुजारिश है, प्लीज़ इस कौम को बेदार करो, प्लीज़ इस कौम को बेदार करो और ख़ुद भी बेदार हो, ताकि इस मुल्क में से जुल्म सितम कम हो, अदल और इंसाफ कायम हो, हकदार को हक मिले, कोई शख्स रात को भूखा ना सोए। कोई शख्स रात को भूखा ना सोए, ये जिम्मेदारी हम कहते हैं ना, ये जिम्मेदारी उसकी जो हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन अगर वहाँ से नहीं हो रहा तो जितना आपकी अप्रोच है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, आप अपने पड़ोसी तक पहुंच सकते हैं, आप अपने गार्ड तक पहुंच सकते हैं, आपके पास घर में जो काम करते हैं आप उस तक पहुंच सकते हैं। कहीं पर भी एक वो स्नोबॉल इफेक्ट है कि अगर आप एक बंदे से भी शुरू करेंगे ना, और हर बंदा अपने घरों में अपने आसपास वालों के बारे में अवेयर हो और कोशिश करे कि कोई एक बंदा सिर्फ अगर उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो रात को भूखा ना सोए, उसके लिए कुछ कर सकता है, तो आप देखें कितनी बड़ी रेवोल्यूशन आ सकती है, कितना बड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ यही वेट करते रहे कि हेड ऑफ स्टेट जो भी हमारे वो कुछ करेंगे, तो हमने सारा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया और फिर हम रोते हैं कि कोई चेंज नहीं हो रहा। इफ़ यू वांट द चेंज देन टेक बैक द कंट्रोल। और इसी तरह आप कंट्रोल लेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती, शोर शराबा, मारम कुटाई से नहीं। आप जो अपना कंट्रोल लेंगे वो लेंगे किसी ना किसी एक्शन के थ्रू, और वो एक्शन आप अपनी उस शऊरी बेदारी के बाद लें कि जिससे आप किसी की हेल्प कर सकें, ना कि किसी का नुकसान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे होगी कल मुलाकात शाम 4 बजे इसी रमज़ान ट्रांसमिशन माह रमज़ान में हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आपने अगर इस माह रमज़ान के हमारे ट्रांसमिशन में आपने पार्टिसिपेट करना और आप चाहते हैं आप गिफ्ट हैम्पर जीते, तो उसके 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है कि आप हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसका जो हमारा नाम है यूट्यूब चैनल का वो है माइंड साइंसेस ऑफिशियल। जो हमारे इस वक्त स्पॉन्सर स्क्रीन्स पर आ रहे हैं उनके पेजेस को फॉलो या लाइक करें। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम हुई है कि आप माह रमज़ान की ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सबसे ज़्यादा इस ट्रांसमिशन को शेयर करेगा उसके चांसेस इस हैम्पर को जीतने के बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो, उनके लिए भी सरप्राइज़ है। हम उन तक ये गिफ्ट हैम्पर तो नहीं लेके जा सकते हैं, उनको हम देंगे 23 अप्रैल को हमारी ऑनलाइन वेबिनार रेकी की वर्कशॉप हो रही है, तो वर्थ 16,500 का हम उनको वाउचर देंगे एज ए थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो, एज ए थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।